जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 8 नवंबर 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का ब्रीफ न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। बहुत डिटेल में एनालिसिस मैं नहीं करूंगा, लेकिन ब्रीफली मैं यहाँ पे चर्चा जरूर कर दूंगा कि कौन सा न्यूज़ इंपॉर्टेंट है और उस न्यूज़ का क्या पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है, उस न्यूज़ में आपको क्या पढ़ना चाहिए। इस पॉइंट पे आज मैं यहाँ पे चर्चा कर दूंगा। दोस्तों, समय की कमी है, आप सभी को ज्ञात है कि बीपीएससी में मेरा सिलेक्शन हो गया है और मुझे ज्वाइन करना है अब। तो अभी बहुत सारे प्रोसेस चल रहा है, ज्वाइन करने का भी बहुत सारा प्रोसेस होता है जो अभी चल रहा है वर्तमान में, इसलिए समय की कमी है मेरे पास। मैं डेली न्यूज़ एनालिसिस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन प्रत्येक दिन जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट होता है उसको इस तरह से टिक करके मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करता हूँ। तो एटलीस्ट जा करके पीडीएफ डाउनलोड कर लें टेलीग्राम से। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और उस न्यूज़ को ज़रूर पढ़ लें। पूरे पेपर को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उस न्यूज़ को ज़रूर पढ़ लें जिस न्यूज़ पर मैंने टिक किया है, ताकि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से कौन सा न्यूज़ इंपॉर्टेंट है वो मैं टिक कर देता हूँ, आप लोग पढ़ लें। हर एक न्यूज़ को पढ़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ न्यूज़ जो इंपॉर्टेंट होता है उसी को मैं टिक करता हूँ, उसे पढ़ना ज़रूरी है, उसको एटलीस्ट जा करके पढ़ लें। और साथ ही साथ हमारे मित्र हैं अमर सर युक्ति आईएएस के नाम से उनका यूट्यूब चैनल है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का न्यूज़ एनालिसिस वो अपने चैनल पे करते हैं और काफ़ी अच्छा न्यूज़ एनालिसिस वो करते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और निश्चित तौर पे आपको इसका लाभ मिल रहा होगा। दोस्तों, एक मेरी शिकायत भी है, और एक शिकायत मेरी यह है कि द हिंदू के जो लोग न्यूज़ एनालिसिस करते हैं तो उनको सब्सक्राइब और शेयर करने वाले लोगों की संख्या अच्छी होती है, लाखों में उनके सब्सक्राइबर होते हैं। लेकिन ऐसा मैं देखता हूं कि दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का जो न्यूज़ एनालिसिस करता है या हिंदी पेपर का जो न्यूज़ एनालिसिस करता है उसके सब्सक्राइबर इतने तेज़ी से नहीं बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को सपोर्ट करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से जो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का न्यूज़ एनालिसिस करते हैं या अमर सर का जो चैनल है या हिंदी न्यूज़पेपर का जो लोग भी एनालिसिस करते हैं उसको अधिक से अधिक आप लोग सपोर्ट करें। अधिक से आपको सपोर्ट करने का मतलब है कि अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, लोगों को बताएं कि हाँ, दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को पढ़ कर भी लोग यूपीएससी निकालता है, बीपीएससी निकालता है, स्टेट पीसीएस निकालता है। मैं कई सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने यूपीएससी निकाला है और उनके इंटरव्यू को जाकर के देखिए तो उन्होंने कहा है कि मैंने सिर्फ दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को पढ़ा है और दैनिक जागरण को पढ़ करके मैंने यूपीएससी निकाला है। कई सारे लोग जो बीपीएससी निकालते हैं दैनिक जागरण को पढ़कर ही बीपीएससी निकालते हैं। मैंने भी जो बीपीएससी निकाला है मैंने सिर्फ दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को पढ़ा है और लोकल एडिशन को पढ़ा है। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि आप लोग भी उन लोगों को जरूर सपोर्ट करें जो हिंदी न्यूज़पेपर का एनालिसिस करता है। सपोर्ट करने का मतलब है कि आप अपने कलीग को, मित्र को, उनको जरूर शेयर कर दें ताकि उनके सब्सक्राइबर भी बहुत तेजी से बढ़े। चलिए शुरुआत करते हैं। मेरी अब ये कोशिश है कि दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का न्यूज़ एनालिसिस तो डेली नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो पेपर में चर्चा में चलता है, जैसे कल जलवायु परिवर्तन पर मैंने वीडियो बनाया, लगभग 46 मिनट के आसपास का वीडियो है, वो जाकर के देखिएगा। क्लाइमेट चेंज का जो भी डाटा मैंने 2 वर्ष में कलेक्ट किया था वो सारे डाटा को मैंने वहाँ पर कोट किया है और उस डाटा को आप लोग एग्जामिनेशन में कोट कर सकते हैं, मेंस में कोट कर सकते हैं। तो सेपरेट टॉपिक पे जो है मैं वीडियो बना दूं, ये मेरी कोशिश रहती है। और कई सारे सेपरेट टॉपिक पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, वो भी जाकर के आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। फर्स्ट पेज पे ये न्यूज़ है, ये न्यूज़ अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप लोगों को जो संविधान संशोधन है 99 से लेकर के 105 तक संविधान संशोधन के बारे में आपको पता होना चाहिए। 99 संविधान संशोधन जो है वो एनजेएसी का प्रोविजन करता है। एनजेएसी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के बारे में इसकी चर्चा करता है, जिसको नल एंड वाइड कर दिया गया था, निरस्त कर दिया गया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो वो संविधान संशोधन जिसको संसद ने संविधान संशोधन किया था और इस संविधान संशोधन को पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, और ये था 99वां संविधान संशोधन। 100 जो संविधान संशोधन है, 100वां संविधान संशोधन, इसके तहत भारत ने अपनी कुछ जमीन बांग्लादेश को दिया है और बांग्लादेश की कुछ जमीन भारत ने लिया है। इसके अलावा 101वां संविधान संशोधन जीएसटी के बारे में है, जीएसटी लागू किया गया था।
102वां संविधान संशोधन, राष्ट्रीय बैकवर्ड कमीशन जो है, नेशनल बैकवर्ड कमीशन को है जो है उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है 102वां संविधान संशोधन के द्वारा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, यानी संविधान में उसके लिए स्पेशल प्रोविजन किया गया है 102वां संविधान संशोधन के द्वारा। 103 ईडब्ल्यूएस आरक्षण के बारे में चर्चा किया गया है। 104 संविधान संशोधन जो 104वां नंबर का है, इसके माध्यम से दो काम किया गया था। एक काम तो ये किया गया था कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 331 जो है, अनुच्छेद 331 में लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को चुनने का प्रावधान था। राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को चुन सकती थी लोकसभा में आर्टिकल 331 के द्वारा, और आर्टिकल 333 के द्वारा राज्य विधानसभा में राज्यपाल 1 एंग्लो इंडियन को चुन सकते थे। तो इस प्रोविजन को समाप्त कर दिया गया 104वां संविधान संशोधन के द्वारा, और साथ ही साथ जो लोकसभा में एससी के लिए आरक्षण है, एसटी के लिए जो आरक्षण है, उस आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। लोकसभा में एससी का आरक्षण, इसका मतलब ये होता है, जैसे बिहार में अगर आप ले लीजिए हाजीपुर सीट है, बिहार में टोटल 6 एससी का सीट है लोकसभा में, बिहार में टोटल 40 सीट है लोकसभा का, और उस 40 में 6 सीट है एससी का। तो एक अगर हाजीपुर आप ले लीजिए, हाजीपुर जो लोकसभा क्षेत्र है वहां पे सिर्फ एससी कैंडिडेट ही खड़ा हो सकता है, कोई भी पार्टी का हो, चाहे बीजेपी का हो, जदयू का हो, लोजपा का हो, या कोई भी पार्टी का हो, जो एससी से आता होगा, अनुसूचित जाति वर्ग से आता होगा, वहीं हाजीपुर के सीट पे खड़ा हो सकता है। तो इस तरह का प्रोविजन था, इसको 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। 105वां संविधान संशोधन अगर आप देखिएगा तो 105वां संविधान संशोधन के माध्यम से ओबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग चुनने की आज़ादी राज्यों को दिया गया। राज्य को ये पावर होगा कि वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग का चुनाव कर सके। तो ये सब बेसिकली काम किया गया है। बाकी इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। 103वां संविधान संशोधन को जो है, इस पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें मोहर लगा दिया गया है, और ये टोटल 5 जजों की पीठ ने ये निर्णय सुनाया। 5 जजों की पीठ में 3 जज जो है पक्ष में थे और 2 जज पक्ष में नहीं थे, यानी 3-2 से ये निर्णय सुनाया गया है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देश में लागू रहेगा। इसकी संवैधानिक मान्यता को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 3-2 के बहुमत से स्वीकार किया गया। बाकी अगर समय मिलेगा तो मैं इस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। देखिए, कल COP27 पे ऑलरेडी हमने चर्चा किया है, मैं इस पे भी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। जलवायु परिवर्तन पे काफ़ी डिटेल से मैंने चर्चा किया था। और COP27 की जो मीटिंग चल रही है, COP27 बेसिकली UNFCCC की मीटिंग चलती है। UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी कन्वेंशन के दौरान किया गया था। ये बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का काम करता है। COP26 मतलब क्या होता है? COP मतलब होता है कन्वेंशन ऑफ पार्टी, यानी इसके जितने भी हस्ताक्षर थे, इस कन्वेंशन के जितने भी हस्ताक्षर थे, ये सभी मिलते हैं, इसी को कहा जाता है कन्वेंशन ऑफ पार्टी। इसकी पहली मीटिंग हुई थी, यानी COP1 जो है ये हुआ था 1995 में, 1995 में हुआ था। और इसकी 27वीं मीटिंग वर्तमान में मिस्र में चल रहा है। मिस्र के शर्म शेख में 27वीं मीटिंग चल रहा है। इसे COP27 कहा जाता है। तो इस पर मैं सेपरेट वीडियो, इस पे टॉपिक पे आज या कल इस पे मैं जरूर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बाकी इस पे नज़र रखिए, आप लोग भी नज़र रखिए कि भाई COP27 में क्या हो रहा है, क्या प्रयास किया जा रहा है। और मैंने कल जलवायु परिवर्तन के अपने वीडियो में भी बताया कि COP27 पृथ्वी को बचाने का अंतिम प्रयास है। अगर अभी भी पृथ्वी को नहीं बचाया गया तो पृथ्वी को तबाह होने से कोई रोक नहीं सकता। तो ये मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरे विश्व के लिए। पेज नंबर 2 पे राष्ट्रीय राजधानी से न्यूज होता है, यानी दिल्ली के संबंधित न्यूज होता है, दिल्ली का लोकल न्यूज होता है, तो इसको आप लोग स्किप कर सकते हैं। इसको भी पढ़ लीजिएगा। आरक्षण को लेकर के यहां पे डिटेल में दिया हुआ है। न्याय संगत तथा बहुध्रुवीय विश्व के लिए काम करेंगे भारत, रूस, मॉस्को। देखिए, भारत का हमेशा एक मांग रहा है। एक तो मांग भारत का ये रहा है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड की भारत बात करता है।
और जिस समय में याद कीजिए कि सिर्फ दो धुरी में, विश्व दो धुरी में बटा हुआ था, उसमें भी भारत किसी धुरी में शामिल नहीं था। एक धुरी अमेरिका का था, दूसरा धुरी रूस का था। भारत ना अमेरिका की तरफ था ना जो रूस की तरफ था। तो भारत मल्टीपोलर वर्ल्ड, बहुध्रुवीय विश्व की बात करता है। और इसी रूप में अगर आप देखेंगे, ये यात्रा हमारे देश के विदेश मंत्री की काफ़ी महत्वपूर्ण यात्रा है रूस को लेकर के। रूस गए हैं और रूस यूक्रेन युद्ध होने के बाद पहली बार भारत के विदेश मंत्री रूस गया, या भारत का कोई बड़ा अधिकारी रूस गया है पहली बार। तो निश्चित तौर पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मैं भी देखता हूँ कि इसका क्या आउटकम निकलता है। इंडिया रशिया रिलेशन पे भी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सोच समझ कर करें चीन से मेडिकल की पढ़ाई। देखिए, कोरोना के समय में जो स्थिति हुआ हम लोग देख रहे हैं। विश्व में कोरोना लाने का एक वजह था चीन से कोरोना जनरेट हुआ। कई सारी बीमारी चीन से जनरेट हो रही है। भारत के साथ चीन के एक बहुत खराब संबंध चल रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में भारत सरकार ने आगाह किया है अपने बच्चों को कि आप अगर चीन से मेडिकल करना चाहते हैं तो सोच समझ के मेडिकल कीजिए। और आप लोग भी, आपके ग्रुप में अगर कोई मेडिकल चीन से करना चाहता तो कोशिश कीजिए कि उसको अवॉइड करने का। दोस्तों, ये दोनों न्यूज़ एक ही टॉपिक से संबंधित है और ये टॉपिक है दिल्ली का एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को लेकर के मैं सेपरेट वीडियो आज ही बना दूंगा। एयर पोल्यूशन अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और विशेष रूप से दिल्ली में मैं तो रहा हूँ। दिल्ली में जो सितंबर से एयर पोल्यूशन ख़राब होना शुरू होता है, सितंबर से लेकर के फरवरी तक दिल्ली में एक्सट्रीम एयर पोल्यूशन होता है। तो ये बहुत ही ख़राब समय होता है दिल्ली के एयर पोल्यूशन को लेकर के। तो मैं सेपरेट वीडियो इस पर बना दूंगा, डिटेल से चर्चा करेंगे कि एयर पोल्यूशन का क्या क्या कारण है, उसका क्या क्या समाधान हो सकता है। मैं एक सेपरेट वीडियो इस पर बना दूंगा, क्योंकि ये टॉपिक वो टॉपिक है जो वर्ष भर, मतलब अभी से लेकर के फरवरी तक तो निश्चित तौर पर चर्चा में रहेगा। आने वाले 4-5 महीना ये टॉपिक निश्चित तौर पे चर्चा में रहेगा। ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाने का खतरा। देखिए, ओजोन लेयर नुकसान कई सारे जो है केमिकल्स है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वगैरह हैं, कई सारे केमिकल्स हैं जो ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब भी आप इस तरह के टॉपिक को अगर आप पढ़ते हैं तो उसके बैकग्राउंड को जरूर पढ़िए। बैकग्राउंड यहाँ पे क्या है कि अगर ओजोन लेयर को खतरा किस किस चीज़ से होता है। दूसरा ये बैकग्राउंड है कि ओजोन लेयर को रोकने के लिए जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, वो प्रोटोकॉल क्या है। किगाली प्रोटोकॉल 2010 में हुआ था। ये प्रोटोकॉल क्या है, तो ओजोन परत को रोकने के लिए या ओजोन क्षरण को रोकने के लिए अभी तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या प्रयास किए गए हैं, राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या प्रयास किए गए हैं, राज्य के स्तर पर क्या क्या प्रयास किए हैं। ये सारे पर्सपेक्टिव को आपको एक जगह लिखने की आवश्यकता है कि भारत सरकार ने क्या प्रयास किया है, वैश्विक क्या प्रयास हुआ है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या हुआ था। ये सब चीज़ों को एक जगह लिखने की आवश्यकता है। और ओजोन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ये हुआ था बेसिकली 16 सितंबर को, इसलिए विश्व ओजोन दिवस भी 16 सितंबर को मनाया जाता है। इस पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था ओजोन दिवस पे, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। राष्ट्रीय फलक पे आज कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो इसलिए इसको स्किप कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट, मतलब आज के पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट जो ये है एडिटोरियल है वो यह है, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ यह है। ताइवान के उप आर्थिक मंत्री जो है अभी भारत आए हुए हैं। मैं भारत ताइवान पे भी एक सेपरेट वीडियो कोशिश करूंगा बना देने का, चूंकि ताइवान काफ़ी चर्चा में चल रहा है। दो कारण से चर्चा में चल रहा है। एक तो चीन को लेकर के, चीन ताइवान का अधिग्रहण करने का लगातार प्रयास कर रहा है। जिस तरह से रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया, उसके बाद चीन का मनोबल काफ़ी बढ़ गया और चीन भी कुछ उसी तरह का आक्रमण ताइवान पे कर रहा है या करना चाहता है। एक तो ये पर्सपेक्टिव है। दूसरा पर्सपेक्टिव यह है कि ताइवान की एक कंपनी है फॉक्सकॉन, और वो फॉक्सकॉन, ताइवान जो है बेसिकली सेमीकंडक्टर के निर्माण में विश्व का अग्रणी देश है। यद्यपि काफ़ी छोटा है, बिहार के इक्विवेलेंट होगा पूरा ताइवान, लेकिन विश्व में सेमीकंडक्टर के निर्माण में एक अग्रणी देश है। तो ताइवान की एक कंपनी है फॉक्सकॉन, और ताइवान की फॉक्सकॉन कंपनी भारत की मेदांता कंपनी
सॉरी भारत की वेदांता कंपनी, ये दोनों मिल करके जो है सेमीकंडक्टर का निर्माण करेगी और इसके लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है और ये इन्वेस्टमेंट गुजरात में किया गया। यद्यपि ये प्रोजेक्ट पहले महाराष्ट्र में गया था, बाद में इसको ट्रांसफर करके गुजरात किया गया। तो ताइवान की फॉक्सकॉन कंपनी भारत में सेमीकंडक्टर के निर्माण में मदद कर रही है, इसलिए भी ताइवान काफ़ी चर्चा में है। और सेमीकंडक्टर वर्तमान में जितना इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद होता है, हर इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद में सेमीकंडक्टर की आवश्यकता होती है। तो आप सोच कर देखिए कि अगर कल के डेट में चीन ने ताइवान पे हमला कर दिया तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? ऐसे कंडीशन में यह होगा कि सेमीकंडक्टर पे चीन का आधिपत्य हो जाएगा पूरे विश्व में। सेमीकंडक्टर पे चीन पे आधिपत्य होने का मतलब है कि चीन का अधिकार होने का मतलब है कि विश्व में जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, चाहे मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे एसी हो, ये बहुत ही महंगा मिलना शुरू हो जाएगा। 10,000 का मोबाइल 30,000 में मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसको इस पर्सपेक्टिव से भी देखने की आवश्यकता है कि ताइवान भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेमीकंडक्टर की हमें ज़रूरत है, हमें इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद का निर्माण खुद से करना है, इसलिए सेमीकंडक्टर की आवश्यकता है। और ताइवान भारत में सेमीकंडक्टर लगाने में मदद कर रहा है और पहली कंपनी जो फॉक्सकॉन के साथ वेदांता खुली है वो गुजरात में खुली है। देखिए डाटा आप लोगों को इसी तरह से मिलेगा। शहरीकरण एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बीपीएससी, यूपीएससी, उत्तर प्रदेश पीसीएस हर जगह के लिए। तो डाटा आपको इसी तरह से मिलेगा। डाटा क्या है कि 2011 में 31% आबादी शहर में रहती थी। ठीक है, ये सभी को पता है। जिस तरह से शहरीकरण बढ़ रहा है उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 में 60% आबादी, भारत की 60% आबादी शहर में रहने लगेगी। भारत को गांव का देश कहा गया, किसानों का देश कहा जाता, लेकिन क्या 2050 के बाद भारत गांव का देश रहेगा, भारत किसानों का देश रहेगा? नहीं, क्योंकि भारत की आधी से अधिक आबादी शहरों में रहना शुरू कर देगी 2050 के बाद। तो एक तो यहाँ पे ये डाटा कोट कर सकते हैं। दूसरा, शहर का संख्या यहाँ पे दिया हुआ, इसको भी आप लोग कोट कर सकते हैं कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या 2 दशक में, मतलब 2000 से लेकर के 2020 तक 16 हो गई है। पहले 8 था, अब 16 हो गया। तो किस तरह से शहरीकरण बढ़ रहा है पिछले 20-25 वर्ष में। आर्थिक उदारीकरण के बाद, विशेष रूप से 1990 के बाद भारत में औद्योगिकरण काफ़ी तेजी से बढ़ा है और इसी औद्योगिकरण के तेजी का परिणाम है कि भारत में शहरीकरण भी काफ़ी तेजी से बढ़ा है। इसको भी आप लोग कोट कर सकते हैं। और वर्ल्ड बैंक का यहाँ पे एक डाटा है, इसको भी आप लोग कोट कर सकते हैं, इसको लिख लीजिएगा आप लोग कि विश्व बैंक के अनुसार 25 वर्ष में देश में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या 60 से अधिक हो जाएगी, जिसका देश के जीडीपी में 70% योगदान होगा। यानी 60 शहर का योगदान 70% से अधिक होगा देश की जीडीपी में 25 वर्ष में, आगामी 25 वर्ष में, यानी 2050 के आसपास। इसको भी एक बार पढ़ सकते हैं। भ्रष्टाचार पे एक बेसिकली आपके पास जो है एक कॉन्क्रीट नोट होना चाहिए भ्रष्टाचार को लेकर के। और पीएम मोदी ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के जागरूकता जो सप्ताह है उस सप्ताह को संबोधित किया। तो बेसिकली सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में आपको पता होना चाहिए। लक्ष्मीकांत के बुक में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में डिटेल से दिया हुआ है, इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देश में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण एजेंसी के रूप में केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन काम करती है। एनपीए काबू में आया तो खिल उठे सरकारी बैंक। अब देखिए एनपीए क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि आपने लोन लिया तो लोन लेने के बाद जो है आप 1 महीना तक पैसा नहीं देते हैं उसका। मान लीजिए आज आपको लोन लिया, लोन का इंस्टॉलमेंट जो है, पहला इंस्टॉलमेंट आपको देना था, आज आप नहीं दिया, तो अभी से लेकर के 90 दिन तक अगर लगातार आप लोन का जो इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट अमाउंट नहीं देते हैं, तो ऐसे कंडीशन में उसे एनपीए कहा जाएगा, नेशनल परफॉर्मिंग एसेट कहा जाएगा। यानी जो आपने लोन लिया है, जो लोन पे इंस्टॉलमेंट देना था, जो इंस्टॉलमेंट आप लगातार 90 दिन तक नहीं देते हैं, तो इसी को एनपीए कहा जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहा जाता है। एनपीए देश में एक बड़ी समस्या थी और हम लोग देख रहे हैं कि एनपीए के बाद एनपीए की समस्या का समाधान लगातार किया जा रहा है और उसके बाद सरकारी बैंक जो है
में लगातार तरक्की देखने को मिल रही है। तो बेसिकली एनपीए के बारे में आपको पता होना चाहिए। एनपीए को रोकने के लिए या एनपीए को कम करने के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किए इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जीडीपी के अनुपात में नकदी का प्रचलन घटा है। अंतर्राष्ट्रीय पेज इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आज इस पे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं दिया गया है। एक ताइवान को लेकर के न्यूज है, इसको एक बार आप लोग देख सकते हैं। चीन की नाराजगी के बीच व्यापार वार्ता के लिए ताइवान पहुंचे ब्रिटिश मंत्री। ब्रिटेन भी लगातार ताइवान पे जोर दे रहा है, ताइवान को लेकर के अपने संबंधों को इंप्रूव करने का प्रयास कर रहा है और भारत भी कर रहा है। और लेकिन चीन इससे नाराज हो रहा है, तो चीन की नाराजगी जाहिर है, इसमें क्या दिक्कत है। एक डाटा यहां पे दिया हुआ है कि पूरे फ्रांस के बराबर उत्सर्जन के जिम्मेदार है दुनिया के 125 अरबपति। देखिए इस तरह का डाटा अभी आपको मिलेगा, इसको आप लोग कहीं लिख के रख लीजिएगा। चूंकि अभी COP27 की मीटिंग चल रही है, जलवायु परिवर्तन को रोकने का सबसे बड़ा प्रयास, सबसे बड़ी मीटिंग अभी चल रही है। तो इस तरह का डाटा प्रत्येक दिन पेपर में आपको रिलीज होगा, तो इसको एक जगह नोट करके रखिएगा, मेंस लिखने में आपको काम देगा। चलिए दोस्तों, इतना ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।